अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यस बेटा, देखिए आज हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो देखिए ये जो अपना चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइबर किसे बोलते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी फाइबर्स आर थ्रेड लाइक strands which makes fabric। ठीक है, वेरी थिन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी थिन, बहुत पतले धागे जैसे जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, रेशे होते हैं जिनसे क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, उसे हम बोलते हैं फाइबर्स। और ये जो आपके फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? देखो दो, एक आपने क्लास 6-7 में आप पढ़ के आए हो नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होंगे? जो हमें मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से, वो फाइबर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनसे जो हमें फाइबर मिलेंगे उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर हैं वो हैं आपके कॉटन है, फ्लेक्स हो गया और जूट। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स। एनिमल से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं दैट इज वूल एंड सिल्क। ठीक है, तो ये है हमारे नेचुरल फाइबर्स। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होंगे? विच आर मैन मेड। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर। ठीक है, मैन मेड फाइबर से मीन्स इसमें हम क्या करेंगे? जो नेचुरल सब्सटेंस अकर कर रहे हैं ना, जो नेचुरल जो रॉ मटेरियल होता है उसे यूज़ करके फिर इनको बनाया जाता है। इसमें हम कुछ केमिकल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम प्लांट प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करते हैं, जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स में डीपली एंटर करने से पहले सबसे आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले दैट इज़ पॉलीमर एंड मोनोमर। ये मोनोमर एंड पॉलीमर्स क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले देखिए बेटा, मोनोमर्स, मोनो का मीनिंग क्या होता है? सिंगल। ठीक है, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स विच ज्वाइन टूगेदर। बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स। वो जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा? मोनोमर बोला जाएगा। एंड दे ज्वाइन टूगेदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, और जो वो ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर क्या हो जाएगा? व्हेन स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स कौन सी हो जाएंगी? यही जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना, जो बार बार एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो रिपीट करेंगे, तो वही जो व्हेन स्मॉल रिपीटिंग यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स join together and form polymer। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉली वर्ड है, पोली मीन्स मैनी, बहुत सारे, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इस पॉली वर्ड का मीनिंग होता है मैनी, बहुत सारे। जब बहुत सारे एक जैसे जो रिपीटिंग यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे, उनके जुड़ने के बाद जो आपको एक लॉन्ग चेन मिलेगी ना, उसे हम पॉलीमर बोलेंगे। और मोनोमर यहाँ पे क्या होगा? इन्हीं के अंदर ये जो रिपीटिंग यूनिट्स आ रही हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोनोमर। जैसे कि एग्जांपल, आप कोई भी बीड्स की एक माला बनाते हो, एक स्ट्रिंग बनाते हो, तो उसमें क्या होता है? आप एक थ्रेड के अंदर बीड्स डालते चले जाते हो। जब आप इन बीड्स को, इन मोतियों को इस धागे के अंदर पिरो रहे हो, डाल रहे हो, तो ये जो एक कंप्लीट चेन बन जाएगी ना, तो उस कंप्लीट चेन को तो बोला जाएगा पॉलीमर। और यहाँ पर ये जो एक एक बीड आपने उसमें डाला ना, एक एक मोती उसमें डाला, वो यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ मोनोमर। ठीक है, तो जो पॉलीमर्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होंगे, नेचुरल पॉलीमर एंड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक, यू कैन से। तो नेचुरल जो पॉलीमर होंगे किन में प्रेजेंट होंगे? नेचुरल फाइबर्स में। लाइक अभी हम बात कर रहे थे प्लांट से जो हमें मिलने वाले फाइबर्स हैं, या एनिमल से जो मिलने वाले फाइबर्स होते हैं। मोस्टली अगर प्लांट फाइबर्स की बात की जाए, लाइक अगर आप बात करते हैं कॉटन की, तो जो कॉटन होता है ना, इसके अंदर जो इसका पॉलीमर होगा वो पॉलीमर होता है सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज किससे मिलकर के बना हुआ है? स्मॉल रिपीटिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जब ग्लूकोज के
छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिपीट होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं, तो उससे बनता है सेल्यूलोज। यानी कि यहाँ पर जो आपका ग्लूकोज है वो आपके कॉटन का क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज रिपीटिंग यूनिट है जो रिपीट होगा, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करने से क्या बनेगा, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज है हमारे पास पॉलीमर। सेम इसी तरीके से अगर बात की जाए वूल के लिए, तो वूल के अंदर यहाँ पर ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन पॉलीमर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये थे हमारे नेचुरल पॉलीमर्स। अब है बेटा हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी कि वही आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करेंगे, प्रोसेस जो होता है जिससे वो ज्वाइन करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होगा, देखो पॉलीमर्स आ गया यहाँ पे वर्ड। पॉलीमर किन से बने थे, मोनोमर से बने थे। द प्रोसेस, वो प्रोसेस which chemically binds the monomer, और स्मॉल आप यहाँ पे मोनोमर लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें जो आपके रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो केमिकली जब एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं और बाइंड करने से बनाते हैं एक पॉलीमर को, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो अब हम वन बाय वन करके अभी इसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से अलग अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है। तो वन बाय वन हम बात करेंगे उन्हीं सिंथेटिक फाइबर्स की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है रेयोन। देखिए ये जो आपका रेयोन होता है ना, इसको आप 100% सिंथेटिक फाइबर्स नहीं बोलेंगे। 100% सिंथेटिक फाइबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रेयोन को बनाते टाइम इसमें जो प्लांट प्रोडक्ट यानी कि जो सेल्यूलोज होता है ना, उस सेल्यूलोज को मिक्स करते हैं, मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ, मिक्स करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अल्कलाइन सॉल्यूशन जैसे कि आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेल्यूलोज क्या हो गया, आपका नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, प्लांट प्रोडक्ट है वो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ये केमिकल सब्सटेंस हो गया। तो यहाँ पर सेल्यूलोज को अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको जब मोल्टन स्टेज में लाया जाता है, इसको ट्रीट करते हैं, इसको मोल्टन स्टेज में लेकर के आते हैं, और फिर मेटल के सिलेंडर होते हैं जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं। ठीक है, ये एक मेटल सिलेंडर है जिसके नीचे एक प्लेट लगी हुई होगी जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे टाइनी होल्स, और यहाँ पर जो ये पल्प बन जाता है ना, जब इसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो एक पल्प बन जाएगा। यानी कि जो सेल्यूलोज है वो खुद से ही प्लांट का एक पल्प होता है, जो गुद्दा टाइप का जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो यहाँ से जो एक स्टिकी सा मटेरियल बन जाएगा ना, उसको इसके अंदर डाला जाएगा और उसको प्रेस किया जाता है ताकि इसके अंदर से इस तरीके से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर निकले। ठीक है, और इन्हीं को फिर कूलिंग करके यहाँ से हमारे पास बन जाता है रेयोन। तो इसी वजह से आप इस रेयोन को 100% सिंथेटिक फाइबर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर जो वुड पल्प होता है यानी कि सेलुलोज होता है, ये हो जाएगा आपका वुड पल्प। इस वुड पल्प को ट्रीट किया जाता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से जो एक स्टिकी, इन दोनों के मिलने से बनता है एक स्टिकी फ्लूइड, एक स्टिकी मटेरियल बनता है, चिपचिपा सा एक पेस्ट बन जाता है। उसको एक मेटल सिलेंडर जिसके नीचे एक टाइनी होल्स वाली प्लेट होती है, उसमें से प्रेस करके बाहर निकालना, बाहर पास आउट किया जाता है और लंबे लंबे थ्रेड बन जाते हैं वहाँ से, वो होते हैं आपके रेयोन थ्रेड। ठीक है, तो अब ये जो रेयोन थ्रेड होता है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसके अंदर खास बात इसमें क्या होंगी, तो ये सॉफ्ट होता है,
और इसे क्लोथिंग मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और इसे आपके क्लोथिंग मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसे यूज़ किया जाता है। एंड इवन ये जो आपका रेयन फाइबर होता है ना, रेयन फाइबर, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, आप इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नेम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि विच सिंथेटिक फाइबर इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा रेयन। जैसे सिल्क होता है, शाइन करता है, स्मूथ होता है ना, तो ये भी शाइनिंग स्मूथ फाइबर होता है, तो इसी वजह से इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं अलग अलग क्लोथिंग मटेरियल्स बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास नायलॉन। नेक्स्ट फाइबर आता है नायलॉन। नायलॉन सबसे पहले यानी कि 1931 के अंदर न्यूयॉर्क एंड लंदन के अंदर इसको बनाया गया था। ये 100% सिंथेटिक फाइबर था जिसको फर्स्ट टाइम बनाया गया, और इसी वजह से इसके अंदर देखिए, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो NY जो वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड LON फ्रॉम लंदन। तो इन दोनों से, यहाँ से इनके जो 2 वर्ड्स को उठा करके ज्वाइन किया तो यहाँ से इसको नेम दे दिया गया नायलॉन। और ये नायलॉन को बनाया गया है किससे? फ्रॉम कोल। ठीक है, जो रॉ मटेरियल लेंगे कहाँ से? कोल से। देखिए एक बार रॉ मटेरियल्स की बात कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल्स कौन से हैं, यानी कि कच्चा माल जिसे हम यूज़ करें। देखो कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, कोई भी मटेरियल जब आप बनाने जा रहे हो तो उसको बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की नीड होती है जिनको यूज़ करके, लाइक अगर आप घर में कोई भी फूड आइटम बना रहे हो तो उसके लिए भी आपको डिफरेंट जो भी आपके वेजिटेबल या पल्सेस या ग्रेन्स, जो भी चीज़ें आप उसमें यूज़ कर रहे हो वो सब भी अवेलेबल होंगी, तो वो सब आपके रॉ मटेरियल हो जाएंगे जिनको यूज़ करके आप अपना फूड आइटम बनाने वाले हो। सेम यहाँ पर इन सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए जिन मटेरियल को यूज़ करें ना, दैट इज़ रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेंगे? तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होते हैं ना, इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है जिन्हें हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। ठीक है, तो नायलॉन जो आपका सिंथेटिक फाइबर है इसको कोल प्रोडक्ट्स से बनाया गया। और जो नायलॉन होता है इसकी जो खास बात होती है वो ये क्या होगी? ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, टेंसाइल होता है, ड्यूरेबल होता है, मोथ रेजिस्टेंट। मोथ यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो उसको कट नहीं करते, उसको खाते नहीं है, ईट नहीं करते, तो मोथ रेजिस्टेंट होता है। एंड डू नॉट गेट वेट, गीला नहीं होता है, यानी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये सभी क्या हो जाएंगी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। किसकी बात कर रहे हैं हम? नायलॉन की। तो यहाँ पे आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या होगा कि जो नायलॉन है उसे बनाया गया है कोल प्रोडक्ट से। 1931 में इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया था। न्यूयॉर्क लंदन से ही इसके लिए नेम को चूज़ किया गया है। NY फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड LON फ्रॉम लंदन, तो वहाँ से बन गया आपका नायलॉन। और ये सभी हो जाएगी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंसाइल होने की वजह से ही जो आपके पैराशूट्स होते हैं उन पैराशूट्स की रॉप्स बनाने के लिए, इवन आपकी जो टूथब्रश होती है, टूथब्रश में जो इनके ब्रिस्टल्स बनाने के लिए जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, उन सब को बनाने के लिए भी नायलॉन को यूज़ करते हैं। इवन आपके लाइक सॉक्स आप वेयर करते हो तो उसको बनाने के लिए नायलॉन को यूज़ करते हैं। रॉप्स बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर आता है वो हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर। देखिए ये जो पॉलिएस्टर है ना, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, पॉली प्लस एस्टर, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, कौन है इसमें? एस्टर है। तो एस्टर इसके अंदर क्या हो जाएगा? मोनोमर हो जाएगा। मोनोमर है इसमें एस्टर, और जब बहुत सारे एस्टर जुड़ेंगे तो जो पॉलीमर यहाँ पे बनेगा वो पॉलीमर कौन हो जाएगा? दैट इज पॉलिएस्टर।
तो जो पॉलिएस्टर होता है इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। एस्टर जो होते हैं ये स्वीट स्मेलिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। और इनको जब कंबाइन किया करवाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, जब इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कराएंगे तो वहाँ से हमारे पास बनता है पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर के तरीके से पॉलिएस्टर की जो और टाइप इसमें आपके पास आ जाएंगे दैट इज़ डेक्रोन, टेरिलीन, ये सभी। तो मेन यहाँ पे आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, जो आपका पॉलिएस्टर है सिंथेटिक फाइबर, उसका मोनोमर है एस्टर और पॉलीमर क्या होगा, पॉलिएस्टर होगा। एस्टर कैसे होते हैं, स्वीट स्मेलिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी स्वीट स्मेल होती है। कई बार ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि वो कौन से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर स्वीट स्मेल होती है, तो पॉलिएस्टर, क्योंकि जो एस्टर होता है वो स्वीट स्मेलिंग मॉलिक्यूल होता है। कई बार बेटा ये जो पॉलिएस्टर होता है ना, इसको जो आपके ब्लेंडेड फैब्रिक्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ब्लेंडेड मीन्स मिक्स करके जिनको बनाया जाता है, यानी कि अगर आपके पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाए और मिक्स करने के बाद वहाँ पे जो आपके पास मटेरियल बनने वाला एक नया जो फैब्रिक बनेगा वो आपके पास हो जाएगा पॉलीकोट हो जाएगा, ठीक है। पॉलिएस्टर में अगर आप कॉटन को मिक्स कर देते हो, ब्लेंडिंग, इनको ब्लेंडिंग फाइबर्स बोलते हैं, ब्लेंडिंग, ब्लेंड करना, मिक्स करना। सेम इसी तरीके से पॉलिएस्टर को अगर हम वूल के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पे आपके पास बन जाएगा पॉली वूल, ठीक है। दीज आर ब्लेंडिंग फैब्रिक। अब मिक्स क्यों किया जाता है, इनके स्पैन को, लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, इनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि लंबे टाइम तक चले। क्योंकि देखो जो अपने नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, वो मॉथ रेजिस्टेंट नहीं होते, उनको इंसेक्ट कट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, अगर आप काफ़ी टाइम तक आप उनको यूज़ में नहीं लेके आए हो, आपने अलमीरा के किसी कॉर्नर में आपने छोड़ दिया है उनको, अगर आप 2-3 मंथ्स के बाद देखोगे ना, कहीं ना कहीं आपको स्मॉल वहाँ पे कट्स मिलेंगे, होल्स मिलेंगे। तो वो होल्स या कट्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो मोथ्स होते हैं, वो उनको ईट कर लेते हैं, उनको कट कर देते हैं। लेकिन जो केमिकल होते हैं, जो केमिकल यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, केमिकल्स को हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो वो सभी मॉथ रेजिस्टेंट होते हैं। तो उनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इनको यानी कि आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है। दूसरा, ये जो अपने सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, लाइक इससे पहले हम बात कर रहे थे रेयन की, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला गया है। देखो बेटा, जो नेचुरल सिल्क होता है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, उनको पाने में एक लॉन्ग टाइम लगता है, उनको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक सिल्क की ही बात करें तो उसके लिए जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनकी रेयरिंग करनी पड़ेगी। पहले आप उनकी रेयरिंग करोगे, केयर करोगे, वहाँ से आपको सिल्क फाइबर मिलेगा, ठीक है, तब आप उसको प्रोसेस में लेके आओगे। बजाय कि उसके जो हमारे यहाँ पे हम सिंथेटिक फाइबर्स बना रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनको बनाना इजी होता है, वो जल्दी बन जाते हैं और इसी वजह से वो चीप भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, ठीक है। दूसरा, मॉथ रेजिस्टेंट है तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। अब जो पॉलिएस्टर है उसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो पॉलिएस्टर को यूज़ किया जाता है आपके जो सेल बोर्ड्स, जो बोर्ड्स होते हैं उनके सेल्स बनाने के लिए, यानी कि सेल बोर्ड्स बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। आपके जो फायर फाइटिंग वाटर होसेस होते हैं, जो पाइप्स होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स यानी कि ब्लेंडेड फाइबर्स बनाने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के अंदर एक और यहाँ पे एक टाइप आती है जिसको हम बोलते हैं पैट। पैट में क्या होता है कि इट इज़ एन टाइप ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है, वो सिंथेटिक फाइबर है। तो पैट की जो यहाँ पे फुल फॉर्म होती है, P फॉर पोली, इथाइलिन, T फॉर टेरापैथलेट। टेरापैथलेट, पैट स्टैंड फॉर पॉली इथाइलिन टेरापैथलेट। जो पैट होते हैं ना, यानी कि इट्स अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर और इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो। इसे यूज़ किया जाता है आपकी वाटर बॉटल्स बनाने के लिए, या जो आपके लाइक आप
कोई भी पिकल्स वगैरह स्टोर करने के लिए जो आप प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक जार्स होते हैं, उन सबको बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि आपके वाटर बॉटल्स हैं या आपके जो प्लास्टिक जार्स होते हैं उसको बनाने के लिए कौन से सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करेंगे, तो वो होता है हमारे पास पैट, एंड पैट की फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन टेरापैथोलेट। ठीक है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलने वाले होते हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ पर जो हम फाइबर पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स में, दैट इज एक्रिलिक फाइबर्स। एक लास्ट वैरायटी अब हम जो करने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स में, दैट इज एक्रिलिक फाइबर्स। अब जो एक्रिलिक फाइबर्स होते हैं ये आपकी आर्टिफिशियल वूल हो जाएगी, यानी कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं वूल से। बनाया जाता है इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है एक्रेलिक फाइबर्स को बनाने के लिए। इनकी जो फीचर्स होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं आर्टिफिशियल वूल की, तो इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है शॉल्स बनाने के लिए, आपके वूलन क्लॉथ्स बनाने के लिए, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, ये सभी बनाने के लिए एक्रेलिक फाइबर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से रिलेट करके चलेंगे, जो एक्रेलिक फाइबर होता है उसको आर्टिफिशियल वूल बोलते हैं क्योंकि उसकी जो फीचर्स होती है वो वूल से मिलती जुलती होती हैं। तो आपके जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सेम जैसे आपकी नेचुरल वूल होती है वो कॉस्टली होती है, उसकी कंपैरिजन में ये जो आपके आर्टिफिशियल वूल होते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, स्मूथ होते हैं। ठीक है, और कोई भी वेयर एंड टीयर कॉज नहीं करते कि मीन्स आप इनको अगर आप वेयर करोगे आपकी स्किन से रब कर गई हैं तो आपको कोई भी वहाँ पे आपके रेशेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये है यहाँ पे एक्रेलिक फाइबर जिसको आर्टिफिशियल वूल भी बोला जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट हमने यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा। लास्ट में हम देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। देखो बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना तो हर किसी चीज़ के कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनके कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं और कुछ इनकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। यस बेटा, देखिए हम कर रहे थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर वेरी चीप, सस्ते होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, श्रिंक नहीं होते। अगर बात की जाए यहाँ पर आपके नेचुरल फैब्रिक्स की यानी कॉटन की अगर आप बात करते हो तो जो कॉटन फैब्रिक होता है 2-3 टाइम्स उसको वॉश करने के बाद वो श्रिंक कर जाते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं या उनके अंदर बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं। तो रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स। लाइट वेट होते हैं, इजी टू वॉश एंड यूज़। इतनी ज़्यादा आयनिंग करने की, कपड़ों को आयन करने की नीड नहीं होती क्योंकि रिंकल रेजिस्टेंट है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए डिसएडवांटेजेस, हाँ यहाँ पे आप काउंट ये भी लिख सकते हैं मोथ रेजिस्टेंट। मोथ मीन्स जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं वो इनको ईट नहीं करते, ये सभी इनकी एडवांटेजेस हो जाएंगी। डिसएडवांटेजेस, जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स वाटर रेजिस्टेंस नहीं होते, यहाँ पर ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करते। एक तरीके से देखा जाए कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, वो इनकी एडवांटेजेस भी है, यानी कि आपके जो रेन कोट्स होते हैं वो इसी टाइप के सिंथेटिक फाइबर से ही बने हुए होते हैं। लेकिन अगर बेटा आपके जो सिंथेटिक फाइबर ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इट मीन्स अगर आपको स्वेटिंग होगी तो ये उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो जब आपका ह्यूमिड सीजन होता है, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में इन कपड़ों को वेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी और डिसएडवांटेजेस हो जाएगी। दूसरा, अगर जब ये बर्न करते हैं दे मेल्ट टू फॉर्म बीड्स।
सिंथेटिक फाइबर्स जैसे ही हीट को कैच करते हैं ना, फायर को जैसे ही कैच करेंगे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और बीड्स बन जाते हैं। और ये जो बीड्स हैं दे स्टिक विद स्किन, दे कैन स्टिक विद स्किन, वो स्किन के साथ स्टिक हो जाएंगे। अगर बाय चांस ऐसा हो कि आपने सिंथेटिक कपड़े पहने हुए हैं और उसकी उन्होंने फायर को कैच कर लिया, तो फायर को कैच करने के बाद जैसे ही वो मेल्ट होंगे तो वो बीड्स बनाएंगे और वो जो बीड्स हैं वो स्किन के साथ स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहोगे तो साथ में क्या होगा, वो आपकी स्किन को भी रिमूव करेंगे, यानी कि उसमें इंजरी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगी, इसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी। और यहाँ पे आप अगर इसको अपोजिट करना चाहें तो और बाकी जो आपके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगी यहाँ पर, मेन तो इसमें यही आता है हमारे पास कि जो इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि जब ये मेल्ट होते हैं तो ये बीड्स फॉर्म करते हैं और लेस एब्जॉर्ब करते हैं आपके वाटर को, मीन्स डिफिकल्ट टू वेयर। इन समर सीजन, गर्मी में इन फैब्रिक्स को यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सभी यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इसके साथ अपना जो सिंथेटिक फाइबर्स वाला जो पोर्शन है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट प्लास्टिक्स। तब तक आप अपने चैप्टर को पढ़ लीजिए। वीडियो देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।